सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने कम्प्रिहेंशन की तैयारी के बारे में बातें करनी शुरू कर दी हैं। सच पूछिए तो सी सेट के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए जो कम्प्रिहेंशन है वो आपके लिए वरदान जैसा है, और मैं चाहूंगा कि इस वरदान पर आपकी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। यानी कि यह वरदान एक ऐसा हो जो सच में आपको मिले। इसीलिए मैंने इस पर विस्तार से बात करने का फैसला किया है। डेफिनेटली जब मैं बात कर रहा हूंगा तो इनमें से बहुत सी बातें आपको पहले से ही मालूम होंगी। हो सकता है कि कुछ बातें आपको ऐसी भी लगें कि अब इनको करने के लिए तो वक्त है ही नहीं, बचा ही नहीं है, या बहुत कम वक्त है। लेकिन कोई बात नहीं, आप एक बड़े काम में लगे हुए हैं तो आपको एक बड़ा आधार तो लेकर के चलना ही पड़ेगा। और फिर मुझे भी, चूंकि आपके इस बड़े काम में लगे होने का मैं अपने आप को एक सहयोगी मानता हूं, तो मुझे उसे बड़े अंदाज में ही आपके सामने पेश करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तथ्य को ध्यान में रख करके मैं इस विषय पर आपसे बातें करने जा रहा हूं। मैं आपको आज ये बताऊंगा कि कम्प्रिहेंशन के लिए हमें डेफिनेटली प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। जब मैं किसी स्टूडेंट से प्रैक्टिस की बात पूछता हूं तो उन्हें ऐसा लगता है कि बस कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएं और उन क्वेश्चंस के उत्तर ढूंढे जाएं और वही प्रैक्टिस है। सामान्य तौर पर वे यदि ऐसा समझ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत गलत समझ रहे हैं, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि वो सही तरीके से नहीं समझ रहे हैं। और यदि वो सही तरीके से नहीं समझ रहे हैं तो आशंका तो बनी रहेगी, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में हर बात को, हर चीज को, हर टॉपिक को, हर तथ्य को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। या तो आप उसे समझे ही ना, कोई बात नहीं, आप कम से कम लिख के तो गलत नहीं आएंगे क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है। लेकिन अगर आपने गलत समझा है तो सही तो लिख करके आ ही नहीं सकते, और अगर आप गलत लिख करके आएंगे तो एग्जामिनर को तो पता लग जाएगा ना कि आपने ये जो लिखा है वो आप गलत लिख रहे हैं। अगर आपने लिखा ही नहीं है तो एग्जामिनर को आपके दिमाग में घुस करके तो देख नहीं रहा है कि ये लिखना चाहता था, लेकिन चूंकि गलत समझ रहा था तो लिख नहीं पाया, इसलिए इसके नंबर काट दो। लेकिन अगर आपने गलत लिख दिया है तो डेफिनेटली वो आपके लिए निगेटिव तो हो जाएगा। इसलिए प्लीज कम्प्रिहेंशन के बारे में मुझे आप इस बात की इजाजत दें कि मैं विस्तार के साथ आपको समझा सकूं, ताकि आप इसे सही सही समझ सकें। प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस क्या होगी, आज मैं इसी पर बात करने जा रहा हूं कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि आपने इसी तरह से शुरुआत की थी या नहीं की थी, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि इसकी शुरुआत इसी तरीके से की जानी चाहिए। और इसके परिणाम मैंने देखे हैं जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूं जिन्होंने कम्प्रिहेंशन में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। उदाहरण के तौर पर इस बार हमारे जो शाश्वत अग्रवाल हमारे स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने बताया कि सर सी सेट में कम्प्रिहेंशन में मैंने 23-24 क्वेश्चन बिल्कुल सही सही किए हैं। टोटल शायद 27-28 क्वेश्चन पूछे गए थे, 23-24 क्वेश्चन सही सही किए हैं। बेड़ा पार हो गया। तो कैसे सही किए, उनसे मैंने बातें की और उन्होंने बताया कि ये सारी तकनीक मैंने अपने 15 दिन की क्लासेस में उन्हें बताई थी, और केवल उसी के सहारे कम्प्रिहेंशन ने उन्हें इतना माइलेज दिला दिया तो आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए पूरे विश्वास के साथ मैं अपनी वही बात आपको बताने जा रहा हूं जो मैं 15 दिन के अपने क्लासेस में अपने स्टूडेंट को बताया करता था। आरंभिक प्रैक्टिस, शुरुआत आप कैसे करेंगे। भले ही आप 1 दिन करें, 2 दिन करें, हो सकता है कि आप कर भी रहे हों, लेकिन करें जरूर। और ये बात सीधी सी है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप उसमें दक्ष होंगे, या आपके ऊपर है। शुरुआत आपको करनी चाहिए पैसेज को पढ़ने के तरीके से, यानी कि जो परिच्छेद दिया हुआ है उसे पढ़ने से। अब आपको ये बात बड़ी विचित्र सी लगेगी कि उसके पढ़ने में क्या रखा हुआ है। नहीं, उसके पढ़ने में ही सब कुछ रखा हुआ है। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको पता लगेगा कि सच बात यह है कि जो रखा हुआ है वो पढ़ने में ही रखा हुआ है। कैसे पढ़ेंगे आप, स्टेप बाय स्टेप में आपके सामने वे बातें रखने जा रहा हूं। शुरुआत कीजिए कि जो परिच्छेद दिया हुआ है उसे बहुत स्लो धीरे धीरे पढ़ें, फर्राटेदार नहीं, धीरे धीरे पढ़ें, इत्मीनान के साथ पढ़ें। यहां तक कि पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि कहां कॉमा लगा हुआ है, कहां सेमी कॉमा लगा हुआ है और कहां पूर्ण विराम लगा हुआ है, यानी कि एक लय में पढ़ें। मैं अपनी क्लास में जब पैसेज को सॉल्व करा रहा होता था तब बकायदे मंच पर स्टूडेंट को बुला करके पढ़वाता था और उनके पढ़ने के तरीके को मैं सुधारता था, और सामने के स्टूडेंट्स उसे देख करके अपने को सुधारते थे कि देखिए इसने इस तरीके से पढ़ा, ठीक है आपने सुन लिया,
अब मैं इसको इस तरीके से पढ़ रहा हूं और अब सुनिए, तो उन्हें तुरंत पता लग जाता था कि अरे बाप रे, पढ़ने के तरीके में ही भाव और विचारों को ग्रहण कराने की कितनी बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। प्लीज डू इट, आप इसे करके देखिए। हो सका तो मैं आपको पढ़ करके बताऊंगा आगे पढ़ने का तरीका। देखिए कि पंक्चुएशंस कहाँ है, कहाँ आपको पढ़ते समय अपनी आवाज में दबाव डालना है, कहाँ थोड़ा सा ठहरना है, कहाँ थोड़ा सा ज्यादा ठहरना है, कहाँ उसे जल्दी से पढ़कर आगे बढ़ जाना है, किन किन शब्दों को एक साथ पढ़ना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि याद रखिए कि आप जिस तरीके से पढ़ेंगे, आपका दिमाग उस वाक्य को उसी रूप में ग्रहण करेगा, और जिस रूप में वह वाक्य को ग्रहण करेगा उसी रूप में वह विचार पैदा करेगा। सीधी सी बात है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले ध्यान से पढ़ें और धीरे धीरे पढ़ें। इसकी प्रैक्टिस करें। कैसे पढ़ें? मन ही मन में नहीं, शुरुआत में बोल कर पढ़ें, क्योंकि बोल कर पढ़ेंगे तभी आप अपने पढ़े गए लय को पकड़ पाएंगे कि आप उस लय में पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं जिस लय में लिखा गया है, जिस लय में आपको पढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा डायलॉग दे देता हूं, तो क्या आप डायलॉग को बिल्कुल सपाट तरीके से पढ़ लेंगे? मान लीजिए कि मैं एक डायलॉग देता हूं कि मैं अब तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूं, लिखा हुआ है मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूं। अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे? मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूं, बात बनी? या मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूं, इससे बात बनी? या कि बात इससे बनेगी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूं। 3 वाक्य मैंने पढ़े, तीनों में कुछ फर्क आपको महसूस हुआ? क्या आपको अब ऐसा नहीं लगता कि नहीं, जो तीसरा मेरा वाक्य था वो भावों से ओतप्रोत था, उसमें भावनाएं भी थी, और चूंकि उसमें भावनाएं भी थी, बोलने का एक लहजा था, बोलने में एक रिदम, एक लय थी, इसलिए वह आपके गहरे उतर गया, ज्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा। और बिना भावों के आप विचारों को पकड़ेंगे कैसे? और सच बात यह है कि बिना विचारों को पकड़े भावों को कैसे पकड़ेंगे? समझने की कोशिश कीजिए कि बोधगम्यता के चैलेंजेस कहाँ हैं। आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो यूपीएससी आपको 80 में से 25 प्रश्न इसी के लिए नहीं दे देता कि आप सॉल्व कीजिए। ये बहुत बड़ी चीज है, कम्युनिकेशन स्किल की जान है ये। जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तब क्या करेंगे? जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे, शब्दों में ही बोलेंगे, लेकिन आपको उनके बोलने के ढंग से बोध करना होगा, उसकी समस्याओं के बारे में और समस्याओं की उसकी सच्चाई के बारे में। फाइल आपके पास आएंगे, फाइल पर नोटिंग होगी, शब्दों में ही होगी, लेकिन आप उन नोटिंग का भावार्थ कैसे समझेंगे? बोधगम्यता के माध्यम से। और आपको सारा का सारा काम इसी तरीके से तो करना है। या तो लोगों से बातचीत करनी है, अगर आप मीटिंग में भी होंगे तो लोगों से बातचीत ही कर रहे होंगे, भले आप अपने ही लोगों से बातचीत क्यों ना कर रहे हो, या फिर आप फाइल पर निर्णय ले रहे होंगे। भाषा इतनी महत्वपूर्ण होती है, और यदि भाषा के प्रति आप में बोध नहीं है, इसका मतलब है कि आपको भाषा का ज्ञान नहीं है। सीधी सी बात है। तो दोस्तों, पहले पढ़िए, लय में पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, और फिर इसकी स्पीड को बढ़ाते जाइए। स्पीड तो आपको बढ़ानी पड़ेगी। जो प्रैक्टिस करने की आपकी स्पीड है, उसी स्पीड की इजाजत आपको परीक्षा हॉल में नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां तो समय की एक सीमा है। धीरे धीरे फिर आप उसकी स्पीड को बढ़ाइए, बढ़ाइए, बढ़ाइए। धीरे धीरे वो स्पीड बढ़ेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि धीरे धीरे वह स्पीड बढ़ेगी। राइट? अब हम इसके दूसरे स्टेज पर आते हैं। पहले ही आप इसी में दक्षता हासिल कर लीजिए। फिर जो आपका सेकेंड स्टेज होगा वो ये होगा कि आपने पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद आप केवल एक कोशिश कीजिए, और वो कोशिश ये कि इस पूरे के पूरे अंश का सार क्या है। और अगर मैं सार कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि 1/3 क्या है, नॉट एट ऑल। मैं अगर सार कह रहा हूं तो इसका मूल विचार क्या है, इसकी मूल आत्मा क्या है। और मूल विचार और मूल आत्मा केवल एक ही ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। शुरुआत में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। शुरुआत में आप उसे पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है तो 2-3 तथ्य ढूंढे। इसकी आत्मा ये है, इसमें मूल विचार ये। यहां विचार और मैं आत्मा कह रहा हूं, वो दोनों एक ही हैं। लिखिए आप। जब ये प्रैक्टिस आपकी हो जाए 2-3 लिखने की, तो अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करते 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 इन 3 और 2 को छोड़ करके 1 तक पहुंचना है। और याद रखिए, काम इससे पहले आप और भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक पैसेज पढ़ा और उसके लिए 3 तथ्य निकाले कि इनमें ये है, फिर उन पर भी विचार कीजिए कि इन तीनों में प्रायोरिटी किसकी है, टॉप पर कौन है, मुख्य कौन सा है।
क्योंकि वही मुख्य बात होगी, वही मुख्य विचार होगा। अब आप मुख्य विचार कैसे निकालेंगे? आपको फिर से पैसेज को पढ़ना पड़ेगा और आप पाएंगे चमत्कारिक रूप से वो मुख्य विचार निकल आएगा। प्लीज डू इट, करके देखिए। आप खुद के क्षमता के प्रति, खुद के दिमाग के वरदान के प्रति आप अचंभित रह जाएंगे कि अरे ये कोई दूसरा व्यक्ति है जो मेरे अंदर प्रवेश कर गया है और वो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। आपको बहुत मजा आएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।